Welcome back to the online classes on भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने सेक्शन नंबर 14 तक बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पिछली 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलिए आज इस सेशन में हम एडमिशन वाला जो पार्ट है बीएसए के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इसके अंदर जो एडमिशन का पार्ट है वो सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 25 तक चलता है। दिस पेन इज नॉट वर्किंग। जी, तो 15 से लेकर 25 तक ये पूरा आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, कवर ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन नंबर 15 आता है जो क्या बात करता है एडमिशन्स। ये 15 ये क्या बात करता है, ये एडमिशन को डिफाइन करता है। तो एडमिशन की डिफाइन क्या होती है, तो एडमिशन इज बेसिकली ए स्टेटमेंट होता है ओरली और डॉक्यूमेंट्री, इज ए स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इट मे बी कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या करता है जो विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस किसके बारे में, टू एनी फैक्ट इन इशू और अबाउट अ रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मैंशन। हेयर इन आफ्टर का मतलब होता है जो इस एक्ट में हम ये आगे आने वाले सेक्शंस में जो पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19, तो इसमें जो पढ़ेंगे वो होता है। तो बेसिकली एडमिशन क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, इट में बी ओरली गिवन और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest an inference about the fact in issue or relevant fact, and very important thing, it may be given by any person। ये person काय में बताए गए हैं, ये सेक्शन नंबर 16 में बताए गए हैं। एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में जो आगे आने वाले सेक्शंस में हमें बताए गए हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट which suggests an inference as to fact in issue or relevant fact and which is given by the person, any of the person and under the circumstances, जो आगे आने वाले सेक्शंस में हमें बीएसए बताता है। तो चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 16 की बात करते हैं। तो ये पर्सन्स के बारे में बताता है कि एडमिशन बाय होम। तो देख लिए, स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय द एजेंट, तो पार्टी हो गई, और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी, पार्टी का एजेंट, whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make our admissions। दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर सबको एक साथ क्लियर कर लेंगे कि क्या बोल रहा है। पहला पार्टी हो गया और दूसरा एजेंट हो गया, इतना याद रखिए बस। अभी आगे चलिए, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज, स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन्स कौन कौन होंगे, पार्टीज टू द सूट्स, suing or sued in a representative character, this are not admission unless they are made while the party making them held that character। ये कह रहा है जो पार्टी सू कर रही है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, वो एडमिशन नहीं होंगे। कब तक, अनलेस वो उस पार्टी के द्वारा उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ना किए गए हों, तब तक। जब वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उन एडमिशन्स को करेगा, देन दे आर एडमिशन्स। नेक्स्ट, पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी, फर्स्ट प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर सो इंटरेस्टेड। कोई पर्सन था, उसका उस प्रॉपर्टी पे या सब्जेक्ट मैटर पे बेसिकली प्रोसीडिंग के उस पर क्या था, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और पेक्यूनरी इंटरेस्ट था, और वो स्टेटमेंट तभी करता है जब उसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और पेक्यूनरी इंटरेस्ट उस समय अस्तित्व में था। मतलब ये कोई ए व्यक्ति है, ये कोई प्लॉट है, इस पे इसका प्रोप्राइटरी राइट है, तो ये कोई एडमिशन करता है अगर, तो ये तब जब कोई एडमिशन करता है जब इसका इस प्रॉपर्टी पे क्या था, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट था, देन इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ admission। Next, persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter are admissions if
दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब ये सिंपल एग्जांपल है, ये ये एक व्यक्ति है, ये एक प्लॉट है और ये एक व्यक्ति है। ये क्या था, ओल्ड मतलब इससे इसने लिया था, ये है सेलर और ये है परचेजर। नाउ ये सेलर का जब इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट था, देन ही मेड एन एडमिशन एंड तब इसने ये एडमिशन किया। नाउ ही इज़ द पार्टी टू द सूट। तो परचेजर ने सेलर से क्या लिया, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट लिया। पार्टी टू होम, पार्टी टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट, मतलब इसने इससे इंटरेस्ट लिया। और ये सेलर का जो एडमिशन है कौन सा वाला, जब प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट सेलर के पास था, जब उसने कोई एडमिशन किया था, देन इट इज अ एडमिशन। सिंपल। अब सिंपली अपन एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से एडमिशन मतलब कौन कौन पार्टी, कौन कौन पर्सन एडमिशन कर सकता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्टी बना सकती है, दूसरी उसके एजेंट बना सकते हैं, कर सकते हैं एडमिशन। तीसरे रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट फोर्थ who have proprietary or pecuniary interest, and fifth one from whom interest derived। सिंपल। आगे चलते हैं, तो सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17 स्ट्रेंजर्स लायबिलिटी की बात करता है। इस सेक्शन को अपन रीड कर लेते हैं। एडमिशन बाय होम बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी it is necessary to prove as against any party to the suit are admission if such statement would be relevant as against the such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position or is subject to such liability। ये आपको पढ़ के ये तो नहीं समझ में आया होगा, इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इस इलस्ट्रेशन से एकदम क्लियर हो जाता है। जो इलस्ट्रेशन में लिखा है वही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो आगे इसको पढ़ते हैं अपन। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, मतलब ए क्या हो गया, एजेंट हो गया किसका, बी का। अब बी ए को स्यू करता है फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट ड्यू टू सी। ये सी कोई थर्ड पार्टी है जिससे ए को रेंट कलेक्ट करना था बी के लिए। अब क्या होता है, ए जो होता है ना डिनाई कर देता है कि भाई कोई रेंट ड्यू नहीं है सी का। अब ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट। अब सी कहता है कि भाई सी कहता है कि मैं दाई हूँ, मैं दाई हूँ किराए के लिए बी को देने के लिए। तो ये जो सी का स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो अ एडमिशन अगेंस्ट द एजेंट, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी ए की लाइबिलिटी पे डिपेंड करती, ए की लाइबिलिटी पे भी फॉल कर रही थी। तो दिस इज ऑल्सो एन एडमिशन। ये बात सिंपल क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट।
सेक्शन नंबर 18, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड, इसको बस अंडरलाइन करना है सेक्शन नंबर 18 में। तो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट। सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। ठीक है, उसने ए व्यक्ति था, ए ने ये बी को हॉर्स सेल कर रहा था, तो बी ने कहा गो एंड आस्क सी सब कुछ जानता है इस घोड़े के बारे में, तो अब सी जो भी स्टेटमेंट देगा ना, दिस इज एन एडमिशन, क्योंकि ही वॉज एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन, रेफरी था ये, एंड एडमिशन बाय रेफरी इज मेड एडमिसेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 एंड इट इज काउंटेड एज एडमिशन। नेक्स्ट, प्रूफ आर रेलिवेंट, सेक्शन नंबर 19, प्रूफ of admissions against person making them। ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 19, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग दैम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। एडमिशंस आर रेलिवेंट, अब ये एक जनरल प्रिंसिपल बताएगा और फिर ये इसके क्या बताएगा, एक्सेप्शन बताएगा। तो देखते हैं जनरल प्रिंसिपल क्या है। एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड दे मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स दैम or their representative in interest, but they cannot be proved by or on their behalf person who makes them or by his representative in interest except। अब यहाँ तक जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है, जनरल बात क्या है, जनरल बात ये है कि जो एडमिशंस होते हैं दे आर प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, मतलब एडमिशंस सही से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये क्या बोलता है, एडमिशंस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल हो गया, लेकिन क्या नहीं हो सकता, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम, वो उसको प्रूफ नहीं कर सकते, वो उसके अगेंस्ट में ही प्रूफ होगा जो एडमिशन कर रहा है। अब ये एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली 1, 2 and 3 आर द एक्सेप्शन। चलिए एक एक करके इन एक्सेप्शंस को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन देयर बिहाफ when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under section 26। एडमिशन जो है वो प्रूफ किया जा सकता है उसी पर्सन के द्वारा जिसने उसको दिया है, कब, इफ़ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, अगर वो व्यक्ति मर गया होता और वो जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होता अंडर सेक्शन 26। ठीक है, एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय द पर्सन हु मेक्स द एडमिशन इफ द पर्सन, जिस पर्सन ने वो किया है, अगर वो व्यक्ति मर गया होता, इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। तो वो क्या होगा, वो एडमिशन प्रूफ किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 26 में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, कई सारी चीज़ें क्या, स्टेटमेंट बताए गए हैं जो दिए जा सकते हैं, मतलब तब रेलिवेंट हो जाते हैं वो जब कोई व्यक्ति मर गया हो या उसे बुलाया ना जा सकता हो या फिर बहुत ही अनरीजनेबल डिले होता हो जो कोर्ट को अनरीजनेबल लगता हो ना, तो तब सेक्शन 26 की बात करते हैं, जो आगे आने वाली क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सेप्शन नंबर 2 को देखते हैं।
तो ये बोलता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड relevant or an issue made at or about the time when such a state of mind or body existed and is accompanied by the conduct ये accompanied by the conduct rendering it falsehood improbable. सो बेसिकली सेकंड नंबर का एक्सेप्शन ये बोलता है कि वो वाले स्टेटमेंट जिनमें क्या बताया जा रहा हो, जिनमें स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी बताई जा रही हो, विच आर रेलिवेंट और इन इशू हो, जो कि कब किए गए हों, जब वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी वास्तव में थी, एंड इज अकम्पेन्ड बाय द कंडक्ट रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल. ठीक है, तो तब ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, ये भी एडमिशन मान हो जाएगी, और ये क्या द पर्सन हु मेक्स देम वो उसको खुद भी प्रूफ कर सकता है अगर वो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी हैं, एंड इट इज़ अकम्पेन्ड बाय द conduct, then it may be proved by the person or on his behalf by his representative. Then third exception is an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is otherwise relevant. If it is otherwise relevant, ये एक रेस्यूटरी है, रेस्यूटरी एक्सेप्शन. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो अंडर सेक्शन 6 में एज ए कंडक्ट रेलिवेंट है तो वो प्रूफ कर सकता है उसको खुद. अगर वो मोटिव है तो वो प्रूफ कर सकता है उसको. मतलब इफ इट इज़ अदरवाइज रेलिवेंट इट मे बी प्रूव्ड बाय द पर्सन or it may be proved on his behalf by the person who is making it. चलिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा अपन को. ये जो शिप वाला है, ये वाला बेसिकली अपना इस फर्स्ट एक्सेप्शन से डील करता है. यही वाले को देखते हैं. ए द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे. एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स. अब A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing the observation alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of the proper course. A may prove these statements because they would be admissible between the third parties if he were dead under clause B of section 26. अब एक कैप्टन ऑफ द शिप था, उसके ऊपर चार्ज लगे थे कि उसने एक शिप को प्रॉपर कोर्स के तरीके से उसको वो कास्ट अवे मतलब ले गया, कहीं और ले गया, जहाँ लेके जाना था वहाँ नहीं ले गया, वो कहीं और ले गया. अब वो क्या कर रहा है, ही प्रोड्यूसेस एक बुक प्रोड्यूस करता है जो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखी हुई थी, जो वो लिखता ही था अपने बिजनेस के कोर्स में एज अ कैप्टन. ऑब्जर्वेशंस जो कि उसने उसके सामने थी वो उसने डे टू डे जो लिखी थी, वो उसने क्या बताया उनमें कि जो शिप थी इट वाज नॉट टेकन आउट ऑफ प्रॉपर कोर्स. तो दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, इज एडमिशन नॉट रेलिवेंट. बेसिकली इट इज़ ए एडमिशन. क्यों? अगर वो मर गया होता कैप्टन तो इट वुड बी हैव बीन रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26, तो इट विल बी रिगार्डेड एज एडमिशन. नेक्स्ट, ये भी एकदम सेम है कोर्स ऑफ बिजनेस वाला. ये वाला जो है illustration number D, it is basically dealing with the third exception, that is otherwise relevant. तो A is accused of receiving stolen good knowing them to be stolen. इसके ऊपर ये चार्ज है. He offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove these statements though they are admissions because they are explanatory of the conduct influenced by the fact in issue. So दिस इज़ अदरवाइज रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. आप इसका आंसर बताइए कि अंडर विच सेक्शन इट इज़ फॉलिंग.
under which section this because this is explanatory of the conduct in fact and issue is relevant, comment here. So next, section number 20, oral admissions as to content of document are not relevant. Yes, सेक्शन नंबर 20 की हेडिंग दी हुई है व्हेन ओरल एडमिशन टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। तो इसमें एक जनरल रूल ये होता है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट, दिस इज जनरल। अब ये यहाँ से एक्सेप्शन की बात चालू होती है, अनलेस एंड until the party proposing to prove them shows that it is entitled to give secondary evidence of the content of document, or unless the genuineness of the document produced is in question। तो जनरल रूल ये हो गया कि oral admission as to content of document is not relevant unless the party अगर ये शो कर देती है कि it is entitled to give secondary evidence of the content of document, or when the genuineness of the document is in question is a question before a court। genuineness it's itself a question, so it is oral admission as to content of document will be relevant and may be given। next section is 21। section 21 basically only apply to the civil cases। क्या बोलता है ये, एडमिशन इन सिविल केसेस कब रेलिवेंट होंगे। इन सिविल केसेस नो एडमिशन आर रेलिवेंट, ये एक जनरल रूल है। नहीं, ये एक जनरल रूल नहीं है, इसको रोकिए थोड़ा सा, फिर से इसको अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे। क्या बोलता है ये बोल रहा है इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा। कब नहीं रेलिवेंट होगा, इफ फर्स्ट कंडीशन, if it is made either upon or an express condition that evidence of it is not to be given। अगर कोई एडमिशन इस कंडीशन पे किया गया है कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, तो इट इज़ नॉट दैट एडमिशन इज़ नॉट रेलिवेंट। नाउ सेकेंड कंडीशन ये है, अंडर द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर that the parties agreed together that the evidence of it should not be given। so दूसरी कंडीशन ये हो गई कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऐसी सर्कमस्टांसिस में दिया गया है जहाँ पे पार्टीज एग्री हो गई होंगी इस बात के लिए कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सिविल केसेस कोई भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता है। कब, इन 2 केसेस, ये 2 केसेस इसमें बताए गए हैं। कब, व्हेन इट इज़ मेड ऑन एक्सप्रेस कंडीशन के उसका साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा, और कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट इन्फर कर लेता है कि भाई पार्टीज तो एग्री हो गई होंगी कि इसका अपन एडमिशन नहीं देंगे। नाउ सेक्शन नंबर 22। नाउ सेक्शन नंबर 22। अब सेक्शन नंबर 22 से अपना नेक्स्ट एक मेजर टॉपिक जो है, जो कि कन्फेशन है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो कन्फेशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, और इसका बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है या नहीं, और ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम पूरे कन्फेशन को विद केस लॉ, विद डेफिनेशन, विद फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्फेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि 22 से 25 तक पूरा इसको कवर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए, थैंक यू सो मच।